हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको जो गाउस लॉ की एक एप्लीकेशन बाकी थी, हमने गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में स्फेरिकल शेल्स, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, शीट, प्लेट, ये सारा कुछ पढ़ लिया था। लाइन चार्ज बाकी था, तो आज हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट एक्शन। आपको ध्यान रहे, हमने लीनियर डेंसिटी पढ़ाई थी, वहाँ पर 3 तरह की डेंसिटी बताई थी। वॉल्यूम डेंसिटी जो हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में काम मिली थी, सरफेस डेंसिटी जो हमने शीट में काम मिली थी सिग्मा, और आज लीनियर डेंसिटी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल आज लाइन चार्ज के केस में यूज लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी जाती है ऑल्टरनेट ईयर्स में, तो अच्छे से डेरिवेशन समझ लेना, ठीक है ना। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, तो हम बाद में बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली। चलिए, तो सबसे पहले जैसे वहाँ हमने सीट जब पढ़ी थी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट हमने निकाला था, शीट लिया था, यहाँ प्लस चार्ज था, सामने पॉइंट लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, नॉर्मल टू द शीट। इन द सेम वे अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, इस तरह से लाइन चार्ज है जी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, तो वैसे मुझे दिख रहा है कि लाइन चार्ज में प्लस प्लस चार्ज दिखाया, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइन चार्ज ही होने वाला है। लेकिन जैसे हमने वहां निकाला था शीट पे, हमने 2 एलिमेंट्री एरिया लिए थे, DA1 और DA2, तो वैसे यहाँ पर जो लाइन चार्ज है एन लेंथ का, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट लेंगे, DL1 और DL2। ये छोटा सा DL1, ये छोटा सा DL2। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा DE1, और इसके कारण होगा इधर DE2। ध्यान रहे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहाँ होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब अगर इन दोनों को रिजॉल्व करें अल्फा एंगल के साथ, तो इधर आएंगे कॉस के कंपोनेंट DE2 cos अल्फा, और इधर आएगा इसका कंपोनेंट DE2 sin अल्फा। इसी तरह से DE1 का cos इधर ही आएगा, DE1 cos अल्फा, और इधर आएगा DE1 sin अल्फा। ये देखो कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमने लाइन चार्ज पे, ध्यान समझिए, लाइन चार्ज पे जो हमने यहाँ चार्ज ऐसे दिखाया, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इधर आया। अगर हम इस चार्ज की कल्पना करें तो इधर आएगा, इस चार्ज की कल्पना करेंगे तो इधर आएगा, इसकी करेंगे तो इधर आएगा। कहने का मतलब अगर ये लाइन चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नॉर्मल टू द लाइन चार्ज। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, जैसे मान लो r डिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इधर, r डिस्टेंस में यहाँ निकाला इधर, r डिस्टेंस में, तो इसको एक्सिस मानते हुए अगर हम एक r रेडियस का सिलेंडर ले लें इसके चारों ओर, ठीक है ना, सिलेंडर, इसको एक्सिस मान के r रेडियस का सिलेंडर ले लें, तो सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा। भाई इससे r डिस्टेंस चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, डायरेक्शन अलग लगाएगी, यहाँ डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ आएगा तो बराबरी। तो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइन चार्ज होता है। यहाँ अगर चार्ज है तो इसकी नॉर्मल, यहाँ चार्ज है इधर नॉर्मल, यहाँ चार्ज है इधर नॉर्मल। तो अब कितना होगा ये निकालना है, तो हमें गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया गाउसियन सरफेस, ले रहे हैं, देखिए चलिए इसको भी हटाइए। इसी लाइन चार्ज को एक्सिस मानते हुए, जैसे मान लो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था r डिस्टेंस पे p पॉइंट, इसी r रेडियस का क्या बनाना है, सिलेंडर। देखो लैम्डा बराबर q अपॉन l, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही काम में लेना है। तो ये एक कोएक्सियल सिलेंडर है जिसकी एक्सिस क्या है, लाइन चार्ज इटसेल्फ। अब यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं, S1, S2 और S3। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया लें DA, तो DA का डायरेक्ट कितना होगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइन चार्ज, देखिए DA इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना हुआ 90, और cos 90 कितना होता है 0, खत्म, प्लस इससे भी निकलेगा। इधर आ जाओ, यहाँ लो एलिमेंट्री एरिया DA, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइन चार्ज, अगेन E इधर है और DA इधर, थीटा कितना हो गया 90। भाई कॉमन सेंस की बात है, लाइन चार्ज पे चार्ज चारों ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा ना, फ्लक्स ऐसे ही पास होगा, फ्लक्स ऊपर कैसे जा सकता है। तो
तो इस सरफेस से भी फ्लक्स जीरो होगा, इससे भी फ्लक्स जीरो होगा। इस सरफेस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमने एलिमेंट्री एरिया लिया है तो डीए भी बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा। ई और डी दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो थीटा कितना होगा, जीरो होगा। तो सिलेंडर का जो सरफेस है, सॉरी कर्व सरफेस सिलेंडर का, उसी से फ्लक्स पास होगा। अपर सरफेस से फ्लक्स जीरो, लोअर सरफेस से फ्लक्स जीरो, क्योंकि दोनों के लिए थीटा कितना हो रहा है, 90। तो लगाइए गाउस लॉ, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी फॉर सरफेस S1 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी फॉर सरफेस S2 प्लस integral of E dot dA for surface S3 is equals to sigma q upon epsilon naught। दिख रहा है मेरे ख्याल से। चलिए अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं। जहाँ E डॉट dA वहाँ E dA cos थीटा लिखते हैं। अगले स्टेप में हो जाएगा E dA cos थीटा। याद रखिए कई बार बच्चे यहाँ cos थीटा भी लगा देते हैं, यहाँ वेक्टर भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। ए डॉट बी, ए बी कॉस, ये एकदम मॉडुलस हो गया, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा S2 के लिए प्लस S3 के लिए ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन। अब देखो हमें करना क्या है, ये तो सिंपल गाउस लॉ है। हमने गाउसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, इसलिए 3 बार ये लिखा। स्फीयर के केस में एक साथ ही पूरा हो जाता था। अब S1 और S2 सरफेस ये रहे, इसके लिए थीटा कितना, 90 है। फॉर S1 एंड S2 थीटा है 90 और cos 90 कितना होता है, 0। फॉर S3 सरफेस थीटा है 0 और cos 0 होता है 1। तो अपने पास बचेगा क्या, केवल ये S3 बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, मैं साफ कर रहा हूं। गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में कुछ नहीं, एक ही गाउस लॉ है और वही बार बार लगता है, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो हमारे पास ये S1 जीरो हो गया, तो अपने पास क्या बचा, S3 बचा, सिर्फ सरफेस ई डी ए। cos 0 1 हो गया ना, तो ई डी ए cos 0 1 ई डी ए बचेगा। अच्छा आगे देखिए सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू की जगह जैसे हमने क्यू मान लिया ये चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अल्टीमेटली ये क्यू चार्ज एल लेंथ पे है, तो देखो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो ये क्या कह देगा मैं, क्यू बराबर लैम्डा इनटू एल। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रल डीए की जगह किसका एरिया आएगा, S3 सरफेस का एरिया। तो जो आपने यहाँ डी लिया ना, ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उस पे लिया, तो इंटीग्रल डीए का मतलब क्या, पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया 2 पाई RH, अगर याद है 10th क्लास का, ये आ जाएगा 2 पाई RL, ये लंबाई एल ली, जो हाइट का काम कर रही है। देखिए एल से एल गया, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एल से एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज is independent on the length of the line charge, it depends only on the linear density of charge, इसलिए हमने लिखा ऊपर इनफाइनाइट एक्सटेंशन। लेंथ इसकी चाहे कितनी हो, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। इसको अगर हमें k के टर्म में लिखना है तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे। हमें पता है अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 2 लैम्डा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ भी कर दिया, तो यहाँ भी कर दिया। अब ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, k। तो E बराबर आ गया k, इसकी जगह 1 अपॉन 4 पाई इनटू 2 लैम्डा अपॉन R, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर E और R में ग्राफ बनाएं, E और R में ग्राफ बनाएं इस तरह से आएगा। अगर E और 1 अपॉन R में ग्राफ बनाएं तो इस तरह से आएगा। तो ये गाउस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन थी, जिसमें हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, E बराबर
2k लैम्डा अपॉन r। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कई बार कैसे आता है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ। इसको हटा दें, आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आता है जनरली रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अराउंड लाइन चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलर पाथ में लाइन चार्ज के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की कई बार वेलोसिटी पूछ ली जाती है या वेलोसिटी दी जाती है, इतनी वेलोसिटी है तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लाइन चार्ज के चारों ओर घूम रहा है किसी ऑर्बिट में या किसी सर्कुलर पाथ में, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई पार्टिकल, चाहे चार्ज पार्टिकल हो चाहे कोई और पार्टिकल हो, सर्कुलर मोशन करता है तो इट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है इसको क्या मिलना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए उस पार्टिकल को। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को मिलेगा कहां से, उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स से। अब वो अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अगर वो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व हो रहा है तो उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या कहा, वापस से कह रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है देन इट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा पार्टिकल को, उस पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान रहे, फोर्स मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व हो रहा है चार्ज पार्टिकल तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पे, वो प्रोवाइड करेगा mv²/r। तो चलिए हमने मान लिया एक लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा बराबर q/n कूलम्ब पर मीटर आपको दी जाएगी, समझ गए ना। और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है v वेलोसिटी से। तो अभी मैंने क्या बताया था, इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, किसको रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन को। रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन लाइन चार्ज के चारों घूम रहा है और लाइन चार्ज के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E बराबर अभी पढ़ा था 2k लैम्डा अपॉन r। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, QE, Q की जगह हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यही प्रोवाइड करेगा mv²/r। m इलेक्ट्रॉन का मास है, v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, r रेडियस है सर्कुलर पाथ की जिस रेडियस में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। QE बराबर mv²/r, Q की जगह E आएगा, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं E बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन है तो E, नहीं तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को Q होगा। अब क्वेश्चन होता है ये E कितना होगा, अब लाइन चार्ज के चारों ओर है तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है, E की जगह 2k लैम्डा अपॉन r इक्वल टू mv²/r। यहां से r कट जाएगा, मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, k फिक्स है, लैम्डा दिया जाएगा आपको, मतलब आपके पास अब अननोन क्या है, r से तो r कट ही रहा है, लैम्डा m और v। तो मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है तो लैम्डा दिया जाता है, जनरली क्या पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी जाती है, जनरली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी जाती है। अगर वेलोसिटी दी गई है तो फिर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज अननोन रह गया, तो लैम्डा पूछ लेता भाई लैम्डा कितना होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से लाइन चार्ज के चारों ओर रिवॉल्व हो सके।
तो इस कॉन्सेप्ट पे जो है ना आपका न्यूमेरिकल बनता है। क्या होता है, आर से आर तो कट ही जाएगा, एम फिक्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके आप इस टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ और भी हो सकता है, जैसे मतलब ना जनरल कॉन्सेप्ट है ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, कोई और भी रिवॉल्व हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, इससे पहले आप 10th में या 9th में पढ़ ही चुके हैं, 11th में ही पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी चारों रिवोल्यूशन था। तो चलिए ये खत्म हो गया। तो ये थे गाउस लॉ के एप्लीकेशंस। अब हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था इसी पे दे रहे हैं। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around a line charge of linear density one microcoulomb per millimeter, 1 microcoulomb per millimeter in a circular path of radius 10 centimeter. Find velocity of electron. अभी जो बताया था एज इट इज वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको क्या करना है, अभी बताया था ई बराबर mv²/r लगाना है। ई की जगह क्यूब के लैम्डा अपॉन आर करना है, mv²/r, आर से आर गया है, v बराबर निकालना तो m नीचे आ जाएगा, v बराबर अंडर ऑफ क्या बचेगा 2k लैम्डा e अपॉन वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, e बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। लैम्डा आपको दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁶ पर mm है, 10⁻³ लगा दिया, ये कूलम पर मीटर बन गया। मतलब -3 काट सकते हो, 10⁻³ कूलम पर मीटर लैम्डा मिल गया आपको। ई पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31 किलो। तो सारी वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, देन यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे गाउस लॉ के एप्लीकेशंस, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप वीडियो को देखने के बाद डेरिवेशंस खुद करें, जो कॉन्सेप्ट बताएगा उसको न्यूमेरिकल करने का प्रयास करें, तभी फिजिक्स में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जब वीडियो देखते हैं उसके बाद आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि आप वीडियो को रोक के आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको आप नोट करें, नोट्स बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। ऐसे नहीं बस ठीक है वीडियो चला दिया, वीडियो देख लिया एक बार, और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।